ये फोरकास्टिंग चुनाव आयोग का है कि चुनाव आयोग ने कहा इतने बोलोगे तो इतना दे दूंगा। सीधे सीधे अब हिंदुस्तान बचाने की है, मोदी हिंदुस्तान को लुटवाने के पक्ष में है। जनता की ताकत को चुनाव में बंगाल में लगा देना ये आक्रांता से कोई कम नहीं है। कोने कोने में सरकार की छिछालेदर हुई है और ये सरकार इस वक्त मौजूद हम टीकरी बॉर्डर पर, जहां पर भी किसान आंदोलन जो है अपने तेजी गति से आगे बढ़ते हुए, और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता शिवाजी राय, जो लगातार किसान आंदोलन के हर आंदोलनों में भाग लेकर के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और सरकार की नींव हिला देने वाली बातें कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। लेकिन जो एक तरफ आंदोलन चल रहा है, एक तरफ चुनाव चल रहा है, आपके आंदोलन को अब उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है जितनी बंगाल के इलेक्शन को अहमियत दी जा रही है। चुनाव के बारे में तो 2014 के बाद 2019 में और 19 के बाद 2000 उत्तर प्रदेश में जो पहले 17 में चुनाव हुआ, और आज चुनाव जो बंगाल में हो रहा, अपने बिहार में आपने चुनाव देखा कि सरकार ने कैसे बेईमानी किया सरकार बनाने में। चुनाव आयोग कैसे साष्टांग दंडवत कर गया था सरकार के सामने। चुनाव आयोग तो जो चुनाव आयोग सरकार के सामने साष्टांग दंडवत कर गया, उस चुनाव आयोग पर देश की जनता का भरोसा खत्म हो गया है और देश की जनता ये भी समझने लगी है कि अब चुनाव आयोग भी सरकार का हो गया। कोई कंप्लेंट अगर चुनाव आयोग नहीं लेता है तो ये तयशुदा बात है कि सरकार पूरी ताकत लगा करके, अब बिहार के चुनाव बंगाल के चुनाव को आप देख सकते हैं, हमने चर्चा किया तो 8 चरण में चुनाव का मायने क्या है। बंगाल बहुत बड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश चुनाव 4 चरण में 5 चरण में हो जाते हैं, और बंगाल का चुनाव 8 चरण में होगा, तमिलनाडु का चुनाव 1 चरण में होगा, केरला का चुनाव 1 चरण में होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि देश की सरकार किसान आंदोलन से हिल चुकी है। इतना डर व्याप्त उनको है कि उनको ये देश में साबित करना है कि बंगाल का चुनाव जीत करके यह बताना है कि हमारे इस आंदोलन का चुनावों पर कोई असर नहीं, अपनी जनता मेरे साथ है। यह उनको साबित करना है इस सरकार को। और कोई भी देश की लोकतांत्रिक सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार ऐसा कृत्य नहीं करती है। और मैंने जहाँ देखा है, हम लोग की उम्र काफ़ी हो गई, आज तक का इतिहास है कि भारत में राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री एक आध मीटिंग के अलावा कोई मीटिंग नहीं करते थे। कोई नहीं, गृह मंत्री, सारे रक्षा मंत्री, सारे मुख्यमंत्री एक ममता के पीछे पड़े हुए। तो ममता के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल बंगाल को जीतना चाहते हैं। और जीतने का मतलब समझते हैं आप, जब देश के इतिहास में और तमाम जो इतिहासकार जब कहते हैं कि विदेशी का आक्रांता देश पर कैसे कब्जा किए, तो मोदी उन विदेशी आक्रांताओं की तरह से व्यवहार बंगाल में कर रहे हैं। माने सरकार की जो ताकत है वो जनता की ताकत है, और पूरी जनता की ताकत को चुनाव में बंगाल में लगा देना ये आक्रांता से कोई कम नहीं है। तो स्पष्ट बात है कि मोदी आक्रांता की तरह से अमित शाह की स्थिति आप देख रहे हैं, दोनों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो किसान आंदोलन से हिली हुई सरकार बंगाल से सबूत देना चाहती है कि हमारे ऊपर किसान आंदोलन का सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है, दबाव नहीं है। ये उनका मानसिक दबाव है, जो उस दबाव से उबरना चाहते हैं कह करके और संदेश देना, क्योंकि इनकी छिछालेदर भारत में ही नहीं हुई है, देश के दुनिया के कोने कोने में सरकार की छिछालेदर हुई है। और ये सरकार, अभी मैं कल परसों कुछ पढ़ रहा था तो सरकार ने कहा किसान आंदोलन देश का आंतरिक मामला है। अब मैं कह रहा हूँ आंतरिक मामला नहीं है, किसान आंदोलन ये दुनिया का मामला है कि एक सरकार, चुनी हुई सरकार, किसानों की वोट से चुनी हुई सरकार, अगर जो उस वोट का उसी सरकार पर प्रयोग कर रही हो, उस किसान पर ही प्रयोग कर रही हो, अपनी ताकत का, अपनी मिलिट्री का, अपनी अर्धसैनिक बल का, अपनी पुलिस का, अपनी आईबी का, अपनी सीबीआई का, अपनी एनआईए का, इसे किसान आंदोलन में आतंकवादी देख रही हो, तो इसका मतलब साफ है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मामला लोकल नहीं है, ये मामला राज्य का नहीं है, ये मामला किसान का नहीं है, ये मामला मजदूर का है, ये मामला युवाओं का है, ये मामला महिलाओं का है, ये मामला बच्चों का है, ये मामला शिक्षा का सवाल से जुड़ा हुआ मामला है। ये किसान आंदोलन कोई इंडिविजुअल मामला नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी ने 6 वर्षों तक लगातार दुनिया के देशों में घूम करके दुनिया के उद्योगपतियों को बुलाकर देश की संपत्ति को लुटवाना और बेचवाना चाहते थे। तभी तो दुनिया के देशों का दौड़ा किया, कहा मैं निवेश करा रहा हूँ। निवेश माने साफ होता है बेचना। निवेश का अर्थ जो है ये बड़ा इकोनॉमिक का शब्द है,
इकोनॉमी का तो वो बड़ा लगता है कोई अजूबा शब्द है। निवेश माने बेचना होता है, हिस्सा बेचना होता है। तो देश के हिस्से को दुनिया के उद्योगपतियों को बुलाकर जब वो बेचना चाहते हैं, और आज इस स्थिति पर आ गए हैं कि अडानी अंबानी के साथ जो कोलैबोरेशन है वो जो है आपका वालमार्ट के साथ है। उन्हें खुदरा व्यापार वालमार्ट को दिया, उन्होंने अमेजान को खुदरा व्यापार दिया, उन्होंने फ्लिपकार्ट को खुदरा व्यापार दिया, उन्होंने दुनिया के उद्योगपतियों को जो खुदरा व्यापार दिया। तो स्पष्ट है कि दुनिया भारत की जो एक कानून बनाया उन्होंने, तो किसानों का जो माल जमीन से लेकर उत्पादन तक, और श्रम कानून पास करके एक मजदूरों का श्रम, वो दुनिया के उद्योगपतियों को लुटवाना चाहते हैं। लूटने बेचना नहीं, लूटना चाहते हैं, लुटवाना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने एक जिक्र किया, चाहता हूं कि लोकल मामला नहीं है। जब दुनिया के उद्योगपति भारत में आकर माल लूटेंगे तो दुनिया का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के अपने संपत्ति, अपने माल को बचाएगा। ये लड़ाई सीधे सीधे अब हिंदुस्तान बचाने की है। मोदी हिंदुस्तान को लुटवाने के पक्ष में है और हम किसान मजदूर देश को बचाने के पक्ष में है। चुनाव आयोग ने मना कर दिया, जबकि पूरा देश जानता है कि जहरीले भाषण किधर से भी होते हैं और किस दल के लोग सबसे ज़्यादा जहरीले भाषण देते हैं। लेकिन अकेले ममता बनर्जी पर कार्रवाई, क्या ये एक पक्षीय कार्रवाई है? देखिए, एक पक्षी द्विपक्षीय कार्रवाई नहीं है। चुनाव आयोग माने मोदी और मोदी माने चुनाव आयोग, नो डाउट। मोदी माने चुनाव आयोग और चुनाव आयोग माने मोदी, नो डाउट। एक तरफा दो तरफा की बात नहीं है। और जितना जितना जहां जहां से मोदी का मुनाफा होगा बंगाल में, और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। तो मोदी को जितवाने का एक कड़ी और है कि ममता भाषण न देने पावे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भाषण न देने पावे, कांग्रेस के लोग भाषण न देने पावे, अपनी बात न कहने पावे। और अब अमित शाह छुट्टा और मोदी छुट्टा। आपने देखा, वो अपना विभाग नहीं देख रहे हैं अमित शाह। जो घटना छत्तीसगढ़ में हुई, लोगों ने पूछा, राहुल गांधी का उस पर टिप्पणी है, उनको फुर्सत है क्या चुनाव से कि देश को देखें? इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग माने कुछ भी नहीं रह गया है। देश का चुनाव आयोग से भरोसा उठता चला गया है और संसद से भरोसा उठता चला गया। जिस तरह से संसद में उन्होंने कानून बनाया, किसान कानून, वो भरोसे लायक नहीं है, संसद रह गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से लोगों का भरोसा उठ गया है। अब लोग मान रहे हैं कि यदि सरकार के खिलाफ कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो राज्यसभा के सदस्य होने की बार्गेनिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्यसभा की शर्तों पर वो कोई भी मामला सरकार को दे देगा, जनता के पक्ष में नहीं जाएगा। एक मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कंप्लेंट दिया, कैसे खारिज किया गया? सुनवाई हुई क्या उस पर? मुख्यमंत्री जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि और सुप्रीम कोर्ट जो है कोलेजियम से आया हुआ जज, जिनके खिलाफ अगर जो मुख्यमंत्री ने कंप्लेंट दी तो सुना जाना चाहिए जनता की बात। अच्छा, आप एक बड़ी बात बीच में बोल रहे थे कि जो है राज्यसभा का सीट लीजिए और मामला रफा दफा कर दीजिए। आज एक ऐसा ही कल शाम को एक खबर आई जिसमें कहा गया कि बाबरी विध्वंस जो मामला था, इसमें मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जैसे बड़े नेता बीजेपी के शामिल थे। तो इन नेताओं को बरी करने वाले जो जज थे सुरेंद्र यादव, उनको जो है उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। और ये नियुक्ति बड़े चोरी छिपे तरीके से हुई है। चोरी छिपे नहीं हुई है, आपको शायद लगता है चोरी छिपे हुई है। जिस दिन इन लोगों को मुक्त किया उन्होंने दोष से, तय हो गया था कि इनको जगह मिलनी है। ये चोरी छुपा कुछ भी नहीं है। अब खुला खेल जो है थी, क्या नाम कहते हैं उसको, कौन बादी है, तो एक खुला खेल है, खुला खेल हो रहा है। हाँ, एक कुछ छुपा, अब कुछ भी चोरी छुपा नहीं है। और सरकारें मानती है कि इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है हमारे लिए बनाए गए हैं, हम जब चाहेंगे खड़ा रहने देंगे, जब मर्जी ठगा देंगे। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि सब चीज़ खुला हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि वो अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को बैठने से क्या दिखेगा? क्या आपको लगेगा कि वो आपकी बात सुनेंगे जब वो चोरी छिपे नहीं, खुलेआम अपने पक्ष में कर रहे हैं? तो किसान आंदोलन भी तो करते रहिए, वो नहीं करेंगे तो क्या कीजिए? हम उनको सुनाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमें नहीं चाहते वो सुने, क्योंकि हमें जानते हैं कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी सुनने की हैसियत नहीं है। मोदी की और मोदी की कैबिनेट की ये सुनने की हैसियत नहीं है। और शिनाख्त करिएगा इसका अभी आप 5 साल बाद, और मैं आज के 6 साल पहले कहा था, वो लिखा हुआ है, किताब छपी है, कि मोदी को कंपनियों ने 2013 में रेस का घोड़ा बनाया था कि हमें ले आओ
आओ और मेरे शर्त पर काम करो। ये तो सशर्त है। तो मोदी कैसे सुने? कानून तो अंबानी अडानी ने बनवाया है। तो मोदी अपनी हैसियत जानते हैं कि हम किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब मोदी जी 2014 में आए तो उनका कहना था कि वो गुजरात मॉडल देश में लागू करेंगे, देश को गुजरात बनाएंगे, गुजरात जैसा विकसित बनाएंगे। तो फिर अगर आप लोग उनको मौका नहीं देंगे, काम करने का मौका नहीं देंगे, सुधार नहीं करने देंगे कृषि कानूनों में, श्रम कानूनों में, तो फिर देश गुजरात मॉडल कैसे बनेगा? गुजरात में आज मेडिसिन की स्थिति क्या है? गुजरात में कोरोना से मौतें सबसे ज़्यादा हुई है। आज की स्थिति देख रहे हैं आप, क्या वो सबसे खराब स्थिति है। पढ़ाई का स्टेटस गुजरात का क्या है? नौकरी में तनख्वाह कितने लोग पाते हैं गुजरात में? सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर गुजरात में है। गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूरों की स्थिति क्या है? वही गुजरात है कि कोरोना काल में वहाँ का कंपनी मालिक एक दिन भी मजदूर को नहीं रोक सका सूरत और अहमदाबाद में, ना सरकार रोक सकी। तो गुजरात मॉडल। सेकंड, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी का मॉडल जो कहा साफ साफ मंचों से, वो मंच से जो मॉडल कहा उन्होंने, वो मॉडल का विश्लेषण करने की जरूरत है। मोदी ने कहा सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, एक फेडरल बॉडी है, और फेडरल बॉडी में सिंगल विंडो सिस्टम नहीं चल सकता है। तो उसका तरीका यह है कि पीएमओ से कोई बात तय हो जाए तो बंगाल तक जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि दिल्ली से लेकर के और बंगाल और त्रिपुरा तक जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, तो सिंगल विंडो चलेगा। और मोदी वही काम बंगाल में कर रहे हैं, बिहार में वही काम कर रहे थे, यूपी में वही काम कर रहे थे। और फिर उसके साथ कहा कि नो रेड टेप, ओनली रेड कारपेट। मतलब साफ है, अंबानी के लिए ओके मिल गया, अगर सिग्नल मिल गया पीएमओ से, तो ये सभी राज्यों में रेड कारपेट बिछना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, का मतलब कि सभी राज्यों में सरकार उनकी होनी चाहिए। एक बात बताइए, ये इतना भरोसा इनको कहां से हो गया है? इन लोगों को, बीजेपी के लोगों को, पश्चिम बंगाल में जब ये लोग जाते हैं तो सीधा कह रहे हैं कि हम 200 के पार, 2 मई दी गई, पहले चरण में इतना सीट जीत लेंगे, दूसरे चरण में इतना सीट जीत लेंगे। ये इनको भरोसा कैसे हो रहा है? आम जनता के फैसले इनको कैसे मालूम है? नहीं, मैं तो कहा आपको ना, ये फोरकास्टिंग चुनाव का आयोग का है, हमेशा मोदी का नहीं है। ये फोरकास्टिंग चुनाव आयोग का है कि चुनाव आयोग ने कहा इतने बोलोगे तो इतना दे दूंगा। सीधी सीधी बात है। आम जनता सरकार नहीं चुन रही है। अरे अजीब हाल है। इन्होंने 2019 में से क्या कहा? 303 सीट लेंगे। कितनी मिली इनको पक्की? ये कौन सा देश का विश्लेषक है जो बता देगा कि 303 तो 303? वो केवल चुनाव आयोग का कोई विश्लेषक है ही नहीं। वही जितना मांगे उतना देगा, तो जितना मांगे उतना दे दिया। ये चुनाव आयोग बोल रहा है, मोदी हमेशा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए साफ साफ बात है, मैं तो जानता हूँ, कह रहा हूँ आपके चैनल पर कह रहा हूँ ना, आपको दंगे की चोट पर कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग की फोरकास्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख रहे हैं देश के अंदर जो माहौल है उसमें साफ है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर जैसे प्रदर्शन हो रहा है, इन सब के बीच शिवजी राय ने जो कुछ भी बताया वो बता रहा है कि देश के अंदर जो है अभी भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सवालिया निशान चुनाव आयोग पर है, क्योंकि उसे ही देश के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, लेकिन वही निशाने पर है। किसान इंतज़ार में है कि बंगाल का जो भी फैसला आएगा उससे इनके ऊपर असर पड़ेगा। तो देखना होगा कि 2 मई को नतीजे क्या नज़र आते हैं। यूं ही बने रहिए, हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।